Assalamu alaikum. Today we will solve MA2 BBP kit questions of chapter Material Costing. Let's start. In the context of calculating inventory control level, what is mean by the lead time? लीड टाइम हमारे पास क्या होता है? लीड टाइम से क्या मुराद है? तो ये मैं आप लोगों को बता दूं। लीड टाइम हम बोलते हैं ऐसा टाइम कि जैसे मैंने ऑर्डर किया 1 जनवरी को और मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ 10 फेब को। तो ये जो इस बीच का जो टाइम होगा ना, ऑर्डर करने का और ऑर्डर रिसीव करने तक का जो टाइम होगा, उस दरमियान के टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मटेरियल एंड द रेलेवेंट मटेरियल बीइंग रिसीव्ड इनटू द इन्वेंट्री। के वो टाइम जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और जब मुझे वो रेलेवेंट मटेरियल रिसीव हो गया, तो वो वाला टाइम मेरा कहलाएगा लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल, व्हाट इज द टर्म reorder level in the context of inventory control? What is the reorder level? So reorder level, the amount of inventory to be ordered on each occasion that an order is placed. The supplier know an inventory level which inventory held should not exceed no. An inventory level below which inventory held should not fall no. An inventory level at which a replenishment order should be placed. अच्छा जी, रिप्लेनिशमेंट का मैं आपको मतलब बता दूं। रिप्लेनिशमेंट का हमारे पास मतलब होता है कि एक ऐसा वक्त जब हमारे पास या फिर एक ऐसा टाइम जब हमें ऑर्डर को दोबारा से रीस्टोर करना हो। सही है। और यही हमारी रीऑर्डर लेवल है कि एन इन्वेंट्री एट विच अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। क्या वो टाइम आ गया है जब हमें अपना जो इन्वेंट्री लेवल है वो दोबारा से रीऑर्डर कर लेना चाहिए, ताकि जब हमें कोई ऑर्डर वगैरह आए तो हमें भाग दौड़ ना करनी पड़े कि यार हमारे पास तो अभी फलाना मटेरियल नहीं है। जैसे आप एक सर्टेन जगह पे पहुंचे, आपको फौरन से हो कि यार अब हमें अपना जो मटेरियल है वो दोबारा से रीस्टोर या रीऑर्डर कर लेना चाहिए। D is the right answer. A component has a buffer inventory of 280, a reorder quantity of 1200, and at a rate of demand which varies between 100 and 400 per day. What is the average inventory? Average inventory वो हमसे पूछ रहा है। Average inventory का फॉर्मूला हमारे पास होता है average inventory safety stock plus reorder quantity divided by 2। सेफ्टी स्टॉक को हम लोग बफर स्टॉक भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात, जो कि है 280। रीऑर्डर क्वांटिटी है मेरी 1200 डिवाइडेड बाय 2। 280 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2 600। 280 प्लस 600 880। ये मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। Paul Limited wishes to minimize its inventory cost. Order costs are 10 per order and holding costs are 0.10 per unit per month. Paul Limited estimate annual demand to be 5400 units. EOQ निकालना है। EOQ का फॉर्मूला है 2DC0 अपॉन CH, 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड। डिमांड ये नहीं लिखिएगा, ये गलती करेंगे आप लोग अगर ये 5400 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए गौर किया गया हो तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो हमें पर मंथ में दी हुई है, और जो ये डिमांड है ये तो एनुअल डिमांड है। ऐसे कैसे हो सकता है कि होल्डिंग कॉस्ट मैं मंथ में लूं और डिमांड जो हूँ वो मैं एनुअली लूं?
तो मैं डिमांड को कन्वर्ट करूंगी मंथ में, 5400 को डिवाइड करूंगी 12 से, तो एक महीने की डिमांड निकालूंगी तो आएगा 450। 450 सी नॉट यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 10 और आ जाएगा 0.10। कैलकुलेटर के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 450 प्लाई बाय 10.10 300 मेरी EOQ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reorder level of material M is 1600 kg and order quantity is 1400 kg. Lead time and usage are as follow. Lead time maximum, average और minimum तीनों दिए हुए हैं और यूजेज भी मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम तीनों दिए हुए हैं, लेकिन तमाम चीजें वीक्स में दी हुई हैं। मांगा हुआ क्या है? मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम इन्वेंट्री का हमारे पास फॉर्मूला है, maximum inventory is equals to reorder level minus minimum usage multiply by minimum lead time plus reorder quantity। reorder level हमारे पास है 1600, minimum usage 600, minimum lead time 1। अब ये मत बोलिएगा मैं 7 days ले लेती हूँ आप, जब मुझे यूजेज ही वीक में दिया हुआ है तो मैं लीड टाइम भी वीक में ही लूंगी ना। 1400 1600 प्लस 600 प्लस 1400 1000 माइनस करने के बाद 1400 2400 kg आ गया मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब निकालनी है मिनिमम इन्वेंट्री। मिनिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला है मेरे पास minimum inventory is equals to reorder level minus average usage multiply by average lead time। 1600 एवरेज यूजेज कितना है मेरे पास? 700 और 1.5 700 मल्टीप्लाई बाय 1.5 1600 माइनस 700 मल्टीप्लाई बाय 1.5 1050 550 kg। मिनिमम इन्वेंट्री है 550 kg। यस, दिस इज द राइट आंसर। सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट किए मैंने चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following relating to the management of raw material would result from the introduction of buffer stock या buffer safety inventory। अच्छा, इसको बफर स्टॉक भी बोलते हैं, बफर इन्वेंट्री भी बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, सेफ्टी इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। इस जो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या बात आती है, क्या चीज का इंट्रोडक्शन आता है। तो पहले तो मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये जो हमारी सेफ्टी स्टॉक होता है ना या बफर स्टॉक को हम एज अ रिजर्व रखते हैं, रिजर्व। ताकि अगर मेरी डिमांड में फ्लक्चुएशन आए, ठीक है, तो हमें परेशान ना होना पड़े कि यार अभी तो डिमांड भरी हुई है, मटेरियल की प्राइसेस भरी हुई हैं, मुझे राइट क्वांटिटी चाहिए, राइट क्वालिटी भी चाहिए और वो टाइम पे डिलीवर हो भी जाए। तो मैं ना फिर एज ए रिजर्व रखती हूँ ताकि मुझे ना जब मेरे पास ऑर्डर है तो मुझे परेशान ना होना पड़े।
तो बफर स्टॉक का नाम सुनते ही मेरे जहन में आना चाहिए कि ये क्या करता है, एवरेज इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देता है। लेवल वुड इंक्रीज, कि जैसे मेरी इन्वेंट्री एक लेवल पे पहुंचती है, एक एवरेज पे पहुंचती है, ये उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कि मेरा जो वो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2400 units of component C valued at a price of 6 each, wherein inventory on 1st March, the following receipts and issues were recorded during March. 3rd March को इशू परचेजिंग की है, रिसीव मतलब परचेजेस, 12 मार्च को परचेजेस की है और 23 मार्च को इशू किया है। 5.8 में वो पूछ रहा है कि वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू आप मुझे ये बताओ कि जो 23 मार्च को इन्वेंट्री इशू जब आपने कर दी, उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग इन्वेंट्री बच गई क्लोजिंग इन्वेंट्री में, उसकी वैल्यू बताओ। एफको से बतानी है, बता देते हैं हम। चौबीस सौ, ये 1 मार्च की बात है, डेट भी डाल देते हैं 6, फिर 6.20, 24,800, फिर 2000, 6.86, 120। अब इशू करने हैं 5100, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इनको ऐड करते हैं 52920 और इन तमाम को ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना एफ को, मैं इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी अभी। 52920 को जब मैं डिवाइड करूंगी 8400 से, तो मेरे पास एक रेट आएगा, वो रेट आएगा मेरे पास 6.3। वो 6.3 को मैं यहाँ लिख दूंगी, बहुत खास रेट होता है ये। अब इसी रेट पे मैं इसको इशू करूंगी, तो ये इशू करने के बाद ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 8400 थे, जिसमें से मैंने 5100 इशू कर दी। अब मेरे पास बच गए 3300। 6.3 के रेट पे इसकी जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, आ जाएगा 20790। यही तो वो पूछ रहा है कि आपने जो 23 मार्च को जो इशू किए, उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग बच गई इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू क्या है। दबे अल्फाजों में वो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है आपसे, वो हमने आपको बता दी है, वो 20790 है। और ये जो रेट है होता है ना एफ को में, ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसको एक दफा जब निकालते हैं तब लिखते हैं, एक दफा जब इशू करते हैं माल तब लिखते हैं, एक दफा तब जब हम बचा हुआ माल उतारते हैं तब लिखते हैं। 5.9 में वो आपसे पूछ रहा है यूजिंग अ फीफो मेथड, फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप यूज करो और बताओ व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इशूड ऑन 23 मार्च। कि 23 मार्च को जो आपने इशू किया है उसकी इन्वेंट्री क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसकी वैल्यू बता देते हैं, P4 से कर ले, दोबारा बना देती हूँ मैं आप लोगों को। 2400, 6 के रेट पे 14,400, फिर मैंने रिसीव किया था सेम, फिर मैंने किया। अब बारी आ गई, अब आ गया 23 मार्च, अब इशू किया है, इशू किया है वो भी फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 2400 इशू किया होगा 6 के रेट पे, 14,400, 5,100 में से 2400 मैंने इशू कर दिया। अब कितना रह गया होगा मालूम करने के लिए कैलकुलेटर उठाओ और 5,100 में से 2400 माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 2700। 2700 रह गया होगा, जो कि मैं 4000 में से इशू करूंगी 6.20 के रेट पे,
16740। इन दोनों को ऐड कर लूंगी, ये तो आ जाएगा, मैंने 5100 इशू किए हैं और इन दोनों की जो वैल्यू है वो 31140 है। यही वो पूछ रहा है ना कि जो आपने 23 मार्च को जो कंपोनेंट इशू किए हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है, तो 31140 है उसकी टोटल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस which of the following will be true with the first in first out system of pricing inventory issues। अच्छा जी, इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस मतलब महंगाई का दौर है, ठीक है जी, मुस्तकिल आपकी जो है वो कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो वो पूछ रहा है आपकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन का दौर है, फीफो यूज करते हैं आप, तो जो नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें से कौन सी बात सही है। तो एक बात याद रखिएगा, इसको यूं समझे, 7, 8, 9, 10 मुस्तकिल राइजेस हो रही है हमारी प्राइजेस, ये बेचा ये बेचा ये बेचा ये बच गया, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी हायर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या प्रोडक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल वो हो जाएंगी कम, कम वाला माल बेचा है ना, और ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा मेरा इंक्रीज। अब देखते हैं कहाँ हो रहा है ये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है जी। प्रोडक्ट कॉस्ट जहाँ पे अंडरस्टेट हो रही हो और ग्रॉस प्रॉफिट जहाँ पे ओवरस्टेट हो रहा हो, यहाँ तो ओवरस्टेट ये नहीं हो सकता, प्रोडक्ट कॉस्ट ओवरस्टेट ये नहीं, डी इज द राइट आंसर, जहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडरस्टेटेड कम हो रही है और प्रॉफिट मेरा ओवरस्टेट हो रहा है, डी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर पार्ट LP42, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किस चीज के लिए भाई, फॉर पार्ट LP42, मिनिमम यूजेज दिया हुआ है, एवरेज यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज, तमाम चीजें पर डे में दी हुई है, लीड टाइम दिया हुआ है 3 से 4 दिन, रीऑर्डर क्वांटिटी भी दी हुई 1900, मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालनी है, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला है मेरे पास, मैक्सिमम इन्वेंटोरी या इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल मेरे पास है नहीं, है नहीं तो इसमें मुझे परेशान होने की बात नहीं है, रीऑर्डर लेवल अगर नहीं है तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेज, ये रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला है। मैक्सिमम लीड टाइम है 4, मैक्सिमम यूजेज है 600, 4 मल्टीप्लाई बाय 600 2400 मेरे पास रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल आ गया, मिनिमम यूजेज है मेरे पास 300, मिनिमम लीड टाइम है 300, रीऑर्डर क्वांटिटी है 1900, 2400, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900 प्लस 1900, 2400 माइनस 900 हो जाएगा 1500 प्लस 1900, दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो हो जाएगा 3400 kg। ये है मेरा मैक्सिमम लीड टाइम, इसमें मुझे ऑर्डर लेवल गिवन नहीं था, मैंने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company uses the first in first out method to price issues of raw material to production and to value its closing inventory। एक कंपनी जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करती है अपनी प्राइजेस को, वो माल को इशू करने के लिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है जी, क्लोज अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए भी, और प्राइजेस को इशू जब करती है तब भी वो, जब अपने माल को इशू करती है तब भी वो फीफो पे ही करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है कौन सा बेहतरीन डिस्क्राइब कर रहा है फीफो को। तो फीफो का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है, जो पहला माल है वो हम पहले बेचेंगे, ऐसा ही है।
जो हमने माल पहले खरीदा होगा, जो हमने मटेरियल पहले खरीदा होगा, वो पहला इशू होगा। सही है, तो कौन सा वाला इसमें से सही लग रहा है आपको? द फर्स्ट। देखो लास्ट लास्ट तो हो नहीं सकता, तो इसको तो पहले ही काट दो। अब यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट मटेरियल इशू विल बी प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली रिसीव मटेरियल। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो मैंने जो माल पहले खरीदा था उसको मैं रिसेंट प्राइसेस पे बेचूंगी, ये थोड़ी होता है। हम जो मैंने माल खरीदा था पहले, मैं उसको उसी प्राइस पे बेचती हूँ। द फर्स्ट मटेरियल इशूड विल बी प्राइस at a cost of the earliest good still in the inventory. Yes, D is the right answer. A company uses two very similar type of fixing bracket. एक कंपनी जो है वो बिल्कुल ना दो सिमिलर टाइप के ब्रैकेट यूज करती है। ब्रैकेट्स को आप लोग इस तरह कर लें, जिसका नाम है Z99 एंड Z1100, यानी कि दो सिमिलर टाइप के शेल्फ यूज करती है, ठीक है ना, सामान रखने के लिए, इसके लिए और इसके लिए। द ब्रैकेट आर परचेज फ्रॉम एन आउटसाइडर सप्लायर, और जो ब्रैकेट्स हैं वो किसी हमने बाहर सप्लायर से परचेज किए। व्हेन द कंपनी अंडरटेक्स एन इन्वेंट्री चेक इट फाइंड सम डिफरेंसेस एज शोन बिलो। जब इन्वेंट्री काउंट हुआ तो कंपनी वालों को कुछ डिफरेंसेस नजर आए कि Z99 की जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड था वो है 100, लेकिन जब काउंट हुआ तो 79 हुए। और Z100 का इन्वेंट्री रिकॉर्ड था 80, लेकिन जब काउंट हुआ तो कितना हुआ? तो वो निकला 101, यानी कि ज्यादा निकला। तो वो पूछ रहा है कि क्या गलती हुई होगी, क्या वजह थी कि जो Z99 100 थे वो 79 शो हो रहे होंगे, और Z100 जो 80 थे वो 101 शो हो रहे होंगे। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड द इन्वेंट्री काउंट ऑफ ईच ब्रैकेट? प्रोडक्शन वॉज, इसको ब्रैकेट को करने के पेन है, दो तरह के पेन है, Z99 Z100। जो Z99 है वो थे 100, लेकिन जब काउंट किए तो 79 निकले, और Z100 वो थे 80, जब काउंट किए तो 101 निकले। तो वो कह रहे हैं क्या वजूहात हुई होगी कि इन्वेंट्री काउंट गलत निकला दोनों ब्रैकेट्स का या दोनों पेन्स का। प्रोडक्शन वॉज हायर देन एक्सपेक्टेड, प्रोडक्शन तो हुई नहीं है, वो तो हमने परचेज किए हैं। सम ब्रैकेट्स वर डैमेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, डैमेज होते तो ऐसा कैसे हो सकता कि जो कम हो गए वो इतने ज्यादा हो गए, ये तो गलत बात है। अ कस्टमर आस्क्ड द कंपनी टू सप्लाई सम एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऑफ बोथ टाइप्स, कि हमने ऐसे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने कंपनी ने एक्स्ट्रा बोला है, तो अगर बताता ना अगर ऐसा होता तो। इसका राइट आंसर है सम ब्रैकेट वर पुट इन द इनकरेक्ट स्टोरेज रैक्स। हमने कुछ गलत जो है वो जैसे कि अगर हमने Z99 वाले कुछ ब्रैकेट्स Z100 वाले रैक में रख दिए हैं, तभी तो ये ज्यादा शो कर रहा है, तो यही तो वजह हुई होगी। डी इज द राइट आंसर। और 5.14, if FIFO rather than LIFO was used when prices are following। अच्छा जी, if FIFO rather than LIFO was used when material prices are following, which of the following combination would be correct? अगर हम FIFO यूज करें LIFO के बजाय, जब हमारी मटेरियल की प्राइसेस कम हो रही हो, फॉल हो रही हो, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है जो हम नीचे हमें बताना है? प्राइसेस में कमी आ रही है 10, 9, 8, 7, ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा, ये बच गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कॉस्ट हायर, ग्रॉस प्रॉफिट लोअर। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट, याद रखिएगा। इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकती हूँ मैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकती हूँ, इसको मैं प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह सकती हूँ। जिस नाम से आ जाए,
अच्छा जी, वो कह रहे हैं क्या होगा, प्राइजेस फॉल हो रही हैं और मैं फीफो यूज कर रही हूँ तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी हायर होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हायर। अच्छा जी, सही है। और मेरा प्रॉफिट विल बी लोअर, ये होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट हायर, प्रॉफिट विल बी लोअर। यस, बी इज द राइट आंसर। बाकी तो गलत है, ये हायर, ये वाला हायर है पर प्रॉफिट थोड़ी हायर होगा, प्रॉफिट तो लोअर होगा। जब इन अ पीरियड ऑफ फॉलिंग ऑफ मटेरियल प्राइजेस और मैं फीफो यूज कर रही हूँ तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हायर होगी, क्योंकि मैंने ज्यादा वाला माल बेच दिया होगा। ठीक है जी। और कॉस्ट वो वाला माल बेचा होगा जिससे ज्यादा खर्चा आया होगा, या ज्यादा रकम वाला माल बेच दिया होगा और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, तो क्योंकि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई होगी। बी इज द राइट आंसर। Which of the following cost would be needed in order to calculate economic order quantity? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि EOQ कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, हमें स्टोरेज मटेरियल यानी होल्डिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, इंटरेस्ट इनकर्ड, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग की जरूरत पड़ती है, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इन शॉर्ट हमें इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आप लोगों के बाद जहन में बात आ रही होगी, ये तो हमें फॉर्मूला तो बताया ये EOQ का 2DCO/CH, इसमें तो सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है और होल्डिंग कॉस्ट आती है। मिस ये इंटरेस्ट की बात भी कर रही हैं, इंश्योरिंग की बात भी कर रही हैं, कह रही हैं सब आती हैं। तो EOQ का एक और भी फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 × D × CO CU × ये CC %। तमाम ये एक ही चीज होती है। ठीक है जी। और इस वाले क्वेश्चन में इसने एग्जामिनर ने आपके CH को होल्डिंग कॉस्ट भी कंसिडर किया हुआ है, इंश्योरिंग कॉस्ट भी कंसिडर किया हुआ है, और मटेरियल ये जो आपका इंटरेस्ट है ये भी, इन तमाम चीजों को इसने CH कंसिडर किया हुआ है। परेशान होने की बात नहीं है, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों से आंसर निकालोगे आंसर सेम आना है, लेकिन ये सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, चीजों को ज्यादा खोल के दे देगा वो, तो इसमें आप पुट कर दीजिएगा, और अगर वह सब CH दे CO दे तो नॉर्मली इससे ही निकालेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये EOQ इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे इन तमाम चीजों को मिलाते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास EOQ आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।